इस वक्त मैं मौजूद हूं मणिपुर में और मणिपुर बीते 3 सालों से 3 मई 2023 से लेकर के अभी तक हिंसा का शिकार हो रहा है, जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे की फ्यूचर बर्बाद हो रही है यहाँ से। ठीक करेगा सरकार है, ठीक करेगा, एक दिन तो ठीक करेगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सोचते सोचते हमारा घर में घटना तो हो रहा है। अभी तक इस हिंसा में तकरीबन 250 लोग मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 के आसपास लोग डिस्प्लेस्ड हैं, विस्थापित हैं, अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं और उन्हें रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ रहा है। हम लोग नहीं लगते कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, हमें भी घर जाना है। क्यों अभी तक इसका कोई सल्यूशन नहीं नजर आ रहा है? हर कम्युनिटी के अपने आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि हथियारबंद हैं और लगातार उनके मिलिशियाज एक्टिव हैं। We are doing anything that could help us in protecting our people. पॉपी की यहाँ पर जो कि अफीम की खेती है वो किस तरह से इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में एक तरीके से पेट्रोल का काम कर रही है, कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रख रही है। बादल नहीं होते तो यहाँ से हमें पॉपी दिख जाता, साफ दिखता है। तो हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो पर ये समझने के लिए और आपको दिखाने के लिए अपने कैमरे से कि यहाँ पर क्या हो रहा है और 3 सालों से आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। चौबीस अप्रैल को हुई कॉन्फ्लिक्ट में जो 2 कुकी लोगों की मौत हुई है, उनका यहाँ पर बरियल प्रोग्राम हो रहा है। आपको नज़र आएगा कि कुकी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं, जो अपने समुदाय के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को विदाई दे रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के जितने भी लोग इनके शहीद हुए हैं उन सबको यहीं आकर के दफनाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और ये अपना तरीका है अपने लोगों को विदा करने का। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार जो हम देख रहे हैं कि अभी तक, इससे पहले तक जो मेन हमारे सामने नज़र आ रही थी वो ये थी कि मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो 3 लोगों की 24 अप्रैल को मौत हुई है ये नागा और कुकी जो कम्युनिटी के बीच में हुई है। कि जो बरियल प्रोग्राम था वो हो गया है और अब ये लोग इस तरह से दफन करने के लिए ला रहे हैं। तो अभी इस वक्त मैं जो कुकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके साथ मौजूद हूँ। ये लोग जो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी लोगों को, अपनी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लगातार 3 सालों से यहाँ पर अपने गाँव को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको वेपन्स क्यों उठाने पड़े हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये बताइए कि आपको हथियार उठाने क्यों पड़े, क्या मजबूरी है हथियार लेने के लिए? We have been under attack from our angle. So without defending, we all could perish. So defending is what the present situation demands. So we are doing anything that could help us in protecting our people. So we have been harassed from all angles. That's the main thing why we need to form a defense line.
क्या कभी जब आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आप एकदम वॉर जोन में हैं, सामने से कभी भी अटैक हो सकता है, क्या इस बीच में कभी भी आप लोग को डर लगा कि नहीं हमारी जान जा सकती है? The thing is, when someone try to attack you, if you don't protect yourself, you will die. So we don't want to die. We don't want our children or families to die. We don't want our elders to die. We don't want our village to be burned, or we don't want our lands to be destroyed. So all we could do is protect and defend. Some of the volunteers have been killed in this conflict. Yeah, few volunteers had been killed by attacking forces. They are not dead outside our village or outside our land. They are dying defending our land inside our village or in the village boundary. So yeah, we lost many volunteers. Many people raise question that when there are CAPF, Central Armed Police Force is there, Manipur Police is there, Army is there, then why is the need of you guys protecting yourself? See, when the conflict began, now there are lots of security forces. When the conflict began, only 60% of security forces in the present situation are there. So in the main highway areas, the security forces are active. But we are tribals. We are living in far off places also, where when security need to go there, they can take maybe around 3-4 hours. Before that, the attacking forces, that means our adversary, our enemy, they have reached first and they have destroyed the houses or burned, or they have killed many. Many people say that you guys are using weapons coming from outside borders. You guys are not using licensed weapons. Is it true or not? This government is licensed guns. We are civilians. We are volunteers. So we are doing this out of compulsion. We are not taking this thing as a hobby. See, lots of our youths, they have stopped their schooling. They have stopped going to college. Why? The thing is, if they don't volunteer themselves to protect their people, the schools will be vandalized, or the school will be destroyed. College will be destroyed. Churches destroyed. As we can witness, lots of dismantling of churches, houses, and killings and rape. So as a human being, if we don't take up arms, this government issued arms so as to protect our people, we will all die. तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनकी हॉबी नहीं है ये, और शायद ही किसी की ऐसी हॉबी हो कि उनको इस तरीके से आकर के बंदूक लेनी पड़े और फिर अपनी जान को रिस्क में डालना पड़े। यहाँ पूरे मणिपुर के अंदर बफर जोन्स बने हुए हैं जहाँ पर मैतेई और कुकी कम्युनिटी आमने सामने है, और लोग अपने को बचाने के लिए तमाम फोर्सेस की मौजूदगी के बाद भी वेपन्स लेने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं कांगकुपकी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो 24 अप्रैल को अटैक हुआ है उखरुल में, उनके जो घायल हैं उन्हें लाया गया है, और ये एक ही परिवार के लोग हैं। इनफैक्ट एक छोटी सी बच्ची के भी जो स्प्रिंटर्स हैं वो उससे चोट लगी हुई है, और एक ही फैमिली के ये घायल हैं, और साथ में एक उधर और भी सदस्य हैं वो भी घायल हैं। तो इस तरीके से इस अटैक में ये बता रही हैं कि लगभग पहले रात को एक बार अटैक होता है, और फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार अटैक होता है। तो इस तरीके से इन पे 2 बार हमला होता है, और इसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं। इसी अटैक में उन लोगों की मौत भी हुई है जिनका आज प्रोसेशन था। तो इसी हमले में 2 लोगों की मौत भी होती है। तो यहाँ पर जो हालात हैं, अस्पताल के अंदर अभी इनका इलाज चल रहा है। देखने से लग रहा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है और अभी इलाज चलेगा।
तो यहाँ पर ये घायलों को यहाँ पर लाया गया है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस एरिया में कोई बहुत अच्छे अस्पताल भी नहीं है। ये भी जो एक अस्पताल है ये एक प्राइवेट अस्पताल है, एक तरीके से आप मिशनरी तौर पे चलाया जा रहा है और कोई बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक आने में भी ये लोग यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास दूर से आए हुए हैं और यहाँ तक लाया गया है इनको। तो ये है यहाँ की अभी ज़मीनी हकीकत। आप इस वीडियो को देखें उससे पहले पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं। तो ये वायलेंस हो रहा है कुकी और मैतेईस के बीच में। कुकी जो मेजरली मणिपुर में मौजूद 34 ट्राइब्स में से एक हैं और मैतेईस जो वैली में रहने वाले नॉन ट्राइबल्स हैं। मणिपुर की बनावट एक बोल की तरह है। बोल के बेस यानी वैली में रहते हैं मैतेई और बाकी हिस्से में रहते हैं ट्राइबल्स, कुकी और अदर ट्राइब्स। मणिपुर स्टेट असेंबली में 60 MLAs हैं जिनमें से 40 मैतेई कम्युनिटी से आते हैं और बचे 20 अदर ट्राइब से आते हैं। मैतेईस मणिपुर के 10% वैली रीजन में रहते हैं जबकि इनकी पॉपुलेशन 64% है। बाकी हिल एरिया जो मणिपुर का 90% लैंड मास है वहाँ मेजॉरिटी ट्राइबल्स रहते हैं क्योंकि मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के अकॉर्डिंग नॉन ट्राइबल्स बिना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की परमिशन के हिल्स पर लैंड नहीं ले सकते। ट्राइबल्स स्टेटस मिलने से मैतेईस को इस परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कुकीज का कहना है कि मैतेईस ऑलरेडी स्टेट में पावरफुल पोजीशंस पर हैं और फाइनेंशियली भी वो ट्राइबल से अच्छी सिचुएशन में हैं। ऐसे में उन्हें ट्राइबल्स का दर्जा मिलना ट्राइब्स के साथ इनजस्टिस होगा। अब वापस लौटते हैं मणिपुर की करंट सिचुएशन पर। इस वक्त हम मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपको ये नज़र आ रहा होगा ये आगजनी के बाद का दृश्य है कि यहाँ पर आग लगाई जाती है 7 अप्रैल को। ये जब हिंसा भड़कती है पता चलता है कि 2 बच्चों की मौत हुई है और एक अटैक होता है जिसमें कि 2 छोटे बच्चे मार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और फिर लोग इस तरीके से ऑयल टैंकर और ट्रक्स को आग लगाने लगते हैं और फिर उसके बाद वो हिंसा करते हुए लोग सीआरपीएफ कैंप्स की तरफ जाते हैं और सीआरपीएफ कैंप्स में जाने के बाद में हिंसा और बड़ी हो जाती है और हिंसा होते होते यहाँ तक पहुँच जाती है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि उनके जो आर्म्स हैं जब लोग वहाँ पहुँच गए और उनके हथियारों तक लोग जब पहुँच गए उसको छुड़ाने लगे तो फिर उन्होंने हमला किया और जिस हमले में 3 और लोग मार दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 अप्रैल की घटना के बाद 5 लोग मणिपुर में मारे जाते हैं और ये हिंसा जो कई सालों से यहाँ पर चल रही है, 3 साल हो गए इस हिंसा को होते हुए, वो 7 अप्रैल को एक बार फिर से उसके घाव ताज़ा हो जाते हैं और यहाँ पर इस शक्ल में हमें नज़र आता है कि गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। हम इन लोगों के जो 2 बच्चे मरे थे उसके परिवारों से जाकर के बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और ये जो हमला हुआ था ये कैसे हुआ। तो आइए चलिए हमारे साथ हम उन लोगों से बात करते हैं। ये निशान ये सब अटैक से ही ये दीवारों तक पहुंचा, ये सारा ये सब उसी अटैक के निशान है। आप इस कमरे में सो रही थी? हाँ। जब हमला हुआ? हाँ। मैंने दरवाजा तो जब आप यहाँ अंदर आई, हमला हुआ तो आपको क्या लगा? सबसे पहले क्या लगा आपको कि क्या हुआ? क्या लगा उसके कमरे में मैं पता चला, उसके बाद दरवाजा तो मैंने खुला, उसके बाद अवस्था ऐसे हुआ है। आप बच्चों की दादी हैं? उस रात को भी उसकी दादा और मैं और उसकी माँ हम लोग उस कमरे में हंसते खेलते 8:30 से 9:30 बजे तक हंसते खेलते बहुत रोती है। उसके बाद रात को इससे ही हुआ है। 8 से 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे तक हम लोग सब हंसते खेल के सोने दिया है। उसके बाद रात को ऐसे ही हुआ है। उसके और
पापा और अंकल के साथ बहन नहीं है। उसके बाद एक लड़की मिला, बहुत हमारा मन में बहुत फुर्ती है, लेकिन कैसे हुआ है घटना तो ठीक करेगा सरकार है, ठीक करेगा, एक दिन तो ठीक करेगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सोचते सोचते हमारा घर में घटना तो हो रहा है। लेकिन हम लोग में हुआ, बीमारी हुआ, ऐसे जो नहीं होगा, लेकिन छोटा सा दोनों लोगों से हुआ है। बहुत दुख है, हम बहुत दुख है। तो जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, अगर उनको ये आंसू, ये तकलीफ भी नहीं नज़र आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या नज़र आएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बॉर्डर्स के पास में, एक स्टेट के अंदर ही अपने आप में बॉर्डर खींच दिए गए हैं, और उसमें लोग इतने डर के साथ जीने को मजबूर हैं। और जो भी लोग इस दुनिया से यहाँ जा रहे हैं इस हमले में, ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है। और ये बात जो ज़िम्मेदार लोग हमारे बैठे हुए हैं, 3 साल से अगर उनको समझ में नहीं आ रही है, अगर ये आंसू, ये तकलीफ़ उनको नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मुझे नहीं पता कि उनको क्या समझ आ सकता है। से फिर आप लोगों ने यहाँ क्या अरेंजमेंट क्या किया गया? अगर मान लीजिए दोबारा अटैक हो जाए, अगर यहाँ पर दोबारा से हमला हो जाए, तो क्या आपके लिए क्या अरेंजमेंट है? ये तो फिर से हो सकता है हमला। ये तो अब तो फिर से आज नहीं तो कल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स अभी तक। तो क्या सेफ्टी यहाँ पर क्या लिया गया? सेफ्टी कुछ भी नहीं। 3 फॉग लाइट खड़ा किया है। फॉग लाइट खड़ी कर दी। हाँ, वही तो वो बचाएंगी आपको। हाँ, फॉग लाइट से आपको ये गोले से बचाया जाएगा। हाँ, वही मान के चल रहे हैं। क्या करें, अब तो गवर्नमेंट भी हमको हमारे विलेज सेफ रखने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ कोई जब ये यहाँ पर जब हमला हुआ, उसके बाद फिर सीआरपीएफ कैंप में लोग पहुंचे, एजिटेशन किया, वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाँ। तो वो कैंप कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। तो उस कैंप से यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भेजी गई, कोई बंदोबस्त किया गया? नहीं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं। तो ये जो एरिया है, ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। वहाँ का एक गांव है ट्रोंग लॉबी, और इस गांव में, इस जगह पर, इस एरिया में इसको अभी तक तो कॉर्डन ऑफ किया गया था। एक आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यहाँ से बरामद हुआ, और जिसका कि हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे। और यहाँ पर वो एक ज़िंदा मिला। दूसरा अटैक जो हुआ वो घर पर हुआ, जिसमें कि 2 बच्चों की मौत हुई। तो ये सवाल अपने आप में उठता है कि इतना क्लोज आकर के ये हमला होना, और यहाँ से पूरा ये मैतेई गांव है, मैतेई डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। और आप अगर एजाज थोड़ा सा इनको दिखाएं तो ये समझ में आएगा कि ये जो आगे हिल्स हैं, ये जब आप आगे निकलते चले जाएंगे तो ये बफर जोन बन जाता है। और आगे बढ़ने पर फिर एक समय ऐसा आएगा जब इन लोगों को, मैतेईज़ को, आगे जाना अलाउड नहीं है, और वो फिर आगे नहीं निकल सकते एक एरिया के बाद में। वहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप हैं। बहरहाल ये लोग ये भी बता रहे हैं कि अब जो सरकार है वो ये बोल रही है कि मणिपुर के अंदर सरकार बनने के बाद से, प्रेसिडेंट रूल्स के बाद, अब तो यहाँ पर खेमचंद साहब हैं, उनकी सरकार बन गई है। मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। उनका कहना है कि बफर जोन अब नहीं है मणिपुर के अंदर। लेकिन हालात ये हैं कि अगर बफर जोन नहीं है तो फिर भी क्यों मैतेई आगे नहीं जा सकता और कुकी वहाँ से इधर नहीं आ सकता? तो ये एक फरेब है। और ये सामने की जो पहाड़ियाँ हैं, ये कुकी डोमिनेटेड हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो आपको कितना अच्छा देखने में लगता है, कितना विजुअली कितना अपीलिंग स्टेट है, जिसकी बहुत बड़ी इकॉनमी जो पूरी चलती थी वो चलती थी टूरिज़्म से। और आज की तारीख में यहाँ के जो होटल हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग घुमाने का काम करते हैं, वो सब एकदम खाली हैं लोग। और 3 सालों से यहाँ पर ना तो कोई विकास हो रहा है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, और आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे।
ये थोड़ा सा समझाएंगे कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? Certain doses of two innocents. जी जी And the next morning, two of them, because of them, were sit and protest, strike in hunger. And you guys are also checking these vehicles. Yes. So you guys belong to Mira Paibi? Yes, we are Mira Pabi. You are Mira Paibi. Yes. So what do you check in these vehicles? We are not allowed to bring the some things belonging from the Sisipur. That's only not shut down. Only the blockade, the vehicle blockade. Okay, it's a vehicle blockade. Yes, blockade. You guys check the vehicle and then only vehicle can pass from here. Yes. Okay. यही रास्ता सीसीपुर भी जाता है? Yes. This is the way of same way है ना? ये तो ये रास्ता जो है ये चूरा चांदपुर की तरफ भी जाता है। चूरा चांदपुर जहाँ पर कुकी डोमिनेटेड एरिया है, तो ये लोग यहाँ से चेक करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो वहाँ जा रही है और जो बाद में इनको हार्म कर सके। तो ये मीरा पाइबी हैं, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का दृश्य है। यहाँ पर ऐसे ब्लॉकेट कर देते हैं और फिर उसके बाद चेक किया जाता है। तो हम आपको यहाँ की मणिपुर की हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम समझ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अब हम जा रहे हैं रिलीफ कैंप्स की तरफ। रिलीफ कैंप में क्या हाल हैं? 3 साल हो गए हैं, अभी तक लोग रिलीफ कैंप से अपने घरों की तरफ नहीं लौट पाए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी की बात है कि 3 साल छोटा वक्त नहीं होता है। 3 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और 3 साल से अभी भी रिलीफ कैंप चल रहे हैं। तो जो ये रिलीफ कैंप हैं ये दरअसल एक धब्बा है, आप मान लीजिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पाया है। और आज की तारीख में रिलीफ कैंप किस हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ पर क्या क्राइसिस हुई है, कैसे मैनेज किया जा रहा है। मुझे सुनने में मिला है कि कुछ रिलीफ कैंप्स बंद भी हो रहे हैं। तो हम चल के ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। इस वक्त मैं ये मोइरांग कॉलेज है और मैं इस वक्त में एक मैतेई रिलीफ कैंप में हूँ। आपको जो लोग ये नज़र आ रहे हैं ये सारे लोग कैंप्स में रहते हैं, इसी कैंप में रहते हैं। और आफ्टर दिस 2023 वायलेंस बहुत सारे इसी तरीके के पूरे मणिपुर में रिलीफ कैंप्स बन गए। लगभग 300 रिलीफ कैंप्स की तादाद बताई जाती है। इसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो विस्थापित हैं, जिनको मजबूरी में अपने घरों को छोड़ करके सेफ जगह पर भागना पड़ा ताकि वो अपनी जान बचा सकें। वैसे ही एक रिलीफ कैंप में हम आज आए हुए हैं और हमारे साथ, आपका क्या नाम है? काजल हैं। काजल हमको अपना रिलीफ कैंप दिखा रही हैं कि वो कैसे रहती हैं और यहाँ वो कब से रह रही हैं, ये सब हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ रहने के अपने कितने चैलेंजेस हैं, किस तरीके की लाइफ है इनसाइड मणिपुर रिलीफ कैंप, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काजल, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ कब आई थी? जब 2023 में 2023 में वायलेंस हुआ उसके कितने दिन बाद आप यहाँ आ गई थी? पहले यहाँ से पहले एक कोंजंगबम में एक रिलीफ कैंप था जहाँ पे मैंने 2023 के अक्टूबर तक वहाँ पे रही। अच्छा। तो अक्टूबर में हम लोग यहीं पर शिफ्ट हुए क्योंकि वहाँ से ऐसा बात आ रहा था कि जो कम्युनिटी के पीपल है वहाँ से थोड़ा कंप्लेन आ रहा है कि हमें ये जगह खाली चाहिए। अच्छा। तो ऐसे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए अक्टूबर को। अच्छा, तब से फिर अक्टूबर से यहाँ पर ही रिलीफ कैंप में आप रह रहे हैं? हाँ, यहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। लकड़ी पे खाना बन रहा है यहाँ पे? हाँ, लकड़ी पे ही बना रहे हैं। देखो अभी ये थोड़ा ये देखो बहुत गीला है क्योंकि यहाँ से पानी गिरता है। ये अभी भी हम लोगों ने कल ही बनाए थे क्योंकि हवा की वजह से ये सब उड़ गए थे। पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो बहुत बदतर था हमारे जो सिचुएशन थे, वो इट्स नॉट नाइस एट ऑल। हम लोगों को हमारे पास प्राइवेसी भी नहीं थे। तो सोने की जगह के हम एक रूम पे हम 2 फैमिली रहते थे। अभी तो थोड़ा जो यहाँ पे रहते थे वो सेरिकल्चर में चला गया है, इसलिए हम लोग हमारे पास एक थोड़ा जगह ज्यादा हो गई है। हाँ। तो फिर आपने इस तरीके का एक अरेंजमेंट सा कर लिया है? हाँ, ये गवर्नमेंट ने जैसे कि 2024 या फिर 2025 में ऐसे बनाए थे, लेकिन अच्छा। इससे पहले ऐसे नहीं थे। अच्छा, ये उन्होंने बनाया है इसको इस तरीके से। हाँ। प्राइवेसी तो इसके बाद भी खैर क्या ही होती होगी? नहीं है। प्राइवेसी नहीं है? नहीं है, कहाँ से होंगे यहाँ पे? सिक्योरिटी है? डू यू फील सेफ बीइंग अ वुमन? आप एक महिला हैं, आप
आपको सुरक्षा महसूस होती है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से सुरक्षित होंगे? यहाँ पे हमारे कंपनी में एक डोर भी नहीं है, तो कहाँ से सेफ होंगे? यहाँ से जाके हमारे जो गेट पे है वहाँ पर एक भी चौकीदार नहीं है, तो क्या सेफ होंगे? यहाँ के वॉलंटियर खुद हम लोग ही है, हम लोग खुद हमको देखते हैं, तो यहाँ से कौन सेफ करेंगे? देख सकते हैं कितना बड़ा कमरा होगा, एक कमरे का कितना एरिया होता है? हाँ, ये वाला आप देख लीजिए, ये 2 लोगों के है। ये 2 फैमिलीज का है? नहीं, सिर्फ हाँ, 2 अलग-अलग 2 फैमिली से 2 लड़का यहाँ पे सोते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 2 लोगों के सोने की जगह, और ऐसे ही अरेंजमेंट है सबका? हाँ, ये ऐसे गद्दे ही वगैरह गवर्नमेंट ने दिए हैं? हाँ, गद्दे सब कुछ गवर्नमेंट ने ही दिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट निकाला रिलीफ कैंप्स के लिए। आप लोग को उस हिसाब से मतलब सुविधाएं मिली, फैसिलिटीज मिली आपको? नहीं, हम जो उन लोगों ने जो गद्दे दिए वो तो 1 साल भी नहीं चलते, तो कैसे? ब्लैंकेट दिया है, हाँ, उन लोगों ने ब्लैंकेट दिया है, पिलो दिया है, गद्दे दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्लैंकेट पिलो से कुछ नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा वी नीड। जब आप घर से आप जब यहाँ से पहले जब अपने घर में रहती थी, जब वहाँ की ज़िंदगी थी और यहाँ की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आपको लगता है? बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि जब घर में होता है तो हम लोगों के पास वो अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर के रूफ के नीचे है। लेकिन यहाँ पे तो एक भी प्राइवेसी नहीं है, एक रूम के बाद एक रूम है, जब हम लोग खुद की एक प्राइवेट बात करना पड़ता है, लेकिन उसी टाइम पे भी प्राइवेसी नहीं है। हम लोगों को बहुत घुटन होता है यहाँ पे। आप चूड़ाचांदपुर में रहती थी? हाँ। तो जब आप वहाँ से यहाँ आई, वापस आ गई, आप लोग को यहाँ आना पड़ा, तो क्या आप कुछ सामान अपने साथ ला पाए? आप क्या लाई थी अपने साथ में, क्या चीज़ें ला पाई? मेरे पास मेरे खुद के चप्पल भी नहीं थे जब मैं यहाँ पे आई थी। मैंने 5 दिन आई डोंट इवन बाथ फॉर 5 डेज में मई 3 से मई 5 तक मैं चूड़ाचांदपुर के एक कैंप पे था, असम राइफल के कैंप पे। वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे चप्पल भी नहीं थे, मेरे सिर्फ एक जो मैंने 3 तारीख को पहने वो कपड़ा है वो ही था जो मैंने यहाँ पे लाया। चप्पल भी नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं थे, सिर्फ मेरा आधार कार्ड था मेरे पास। कुछ भी नहीं ला पाए आप लोग? एकदम इतना अचानक हो गया, तो कैसे कहाँ से ले? बीइंग अ मणिपुरी यंग गर्ल, आप जब अपने स्टेट को इस तरीके से 3 सालों से देख रही हैं, इस हालत में देख रही हैं जहाँ वायलेंस हो रहा है, आप लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, खाने तक की इशू हो रहा है आपको, आप मतलब ये कितना तकलीफ देता है आपको इस तरह से अपने स्टेट को देखना, और जिस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है खास? बहुत सारा तकलीफ तो हो रहा है, जैसे कि हम लोगों को खुद की भी डाउट होता है कि हम लोग इंडियन है या फिर नहीं है। क्योंकि देखो, अगर एक यहाँ से मणिपुर एक एथलीट मणिपुर से जाते हैं तो वो लोग मेडल लेके आते हैं, तो बोलते हैं ये इंडियंस हैं। जब हमारे मणिपुर चल रहा है तो कोई भी हमारे साथ नहीं है, और लगता है कि as being a part of Indians, we doesn't really feel like Indians. They are not claiming us Indians when we are like claim us Indians even without medal, right? इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे की फ्यूचर बर्बाद हो रही है यहाँ से। और जो हम लोग यूथ है वो बोल रहा है कि सब लोग बोलते हैं कि यूथ इज द पिलर ऑफ द कंट्री। अगर यूथ ही सेव नहीं है तो कैसे होंगे? एक और हम लोगों को लगा कि हाँ, इस टाइम पे तो चीफ मिनिस्टर आ गया है तो थोड़ी तो सिचुएशन कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन नहीं, सिचुएशन और वर्स हो गया है। हम लोगों को अपनी राइट के लिए बाहर जाके आवाज़ भी करना, तो ये it's like a crime these days। बहुत लोग मर चुके हैं मणिपुर में, लेकिन फिर भी हमारे जो मणिपुर के सिचुएशन है उनके बाहर पे जो इनॉग्रेशन हो रहा है उससे बहुत लो प्रोफाइल है। नहीं, बहुत सारे माए लोग अपने बच्चे को खो चुके हैं। मुझे भी डर लगता है कि एक दिन कभी मेरे भाई वहाँ पे जाके मैं उनको दूसरी बार ना देख सकूं। Like I'm scared of losing my brother। और ये लोग कोई भी नहीं समझ रहा है।
मैंने देखा है कि मणिपुर के बारे में सब लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दिखा रहे हैं। ओपिनियन दिखाने से कुछ नहीं होता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बोलने से नहीं होता है, एक्शन तो लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन के क्या होगी यहाँ पे? क्या लगता है आपको जब आप देखते हो कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है? ऐसा तो हमें बाकी नहीं देखने को मिलता कि 3 साल से कहीं पर लोगों को रिलीफ कैंप में, ये किसी तरह का रिलीफ नहीं है। नहीं। ये कैसा रिलीफ है? ऐसा रिलीफ किसी को नहीं चाहिए। तो फिर भी अगर 3 साल तक आपका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है, आगे भी नहीं निकलता हुआ दिख रहा है, वजह क्या लगती है आपको? क्या आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है? मतलब व्हाट डू यू थिंक? अगर ये 3 साल हो चुके हैं कि एक भी सोल्यूशन नहीं है, और 4-5 साल से भी हमें नहीं लगता है कि सोल्यूशन आने वाले हैं अभी का सिचुएशन देख के, क्योंकि गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रहा है। कितने हाउ मेनी डेड बॉडीज दे वांट टू सी? यहाँ से कितने लोगों के वो वही जवान बाहर जाके अपने घर पे सफ़ेद कपड़े पे लेटे हुए वो वापस आते हुए वो उन लोगों को देखना है क्या? हम लोग नहीं लगते कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हमें भी घर जाना है। कुछ लोग तो अपने घर बना चुके हैं, लेकिन हमें भी घर जाना है। यहाँ पे रह के हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ घर चाहिए। और जो हमारे मणिपुर पहले से थे वही चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। क्या होपलेसनेस आती है जब आप हर दिन बीतता है तो क्या उम्मीद टूटती है? उम्मीद तो बहुत टूटी है, क्योंकि जब कुछ करने के लिए जाती हूँ तो मेरे नाम के आगे आईडीपी लगते हैं। कुछ भी करने पड़ता है, मुझे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझे कुछ पहले अगर मैं कुछ भी करूँ ना तो न्यूज़ या फिर कुछ भी मेरे नाम के आगे आईडीपी तो लगता है। हमें नहीं चाहिए, हमें ये आईडीपी टाइटल नहीं चाहिए। इनकी वजह से हाँ कुछ प्रॉफिट मिलता है कि गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट कुछ कर रहा है कि आईडीपी के नाम पे कुछ कर रहा है, लेकिन ये आईडीपी के नाम ये कुछ इट्स नॉट पार्ट टू बी सेलिब्रेटेड। ये टाइटल हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना नाम चाहिए। हमें एक डॉक्यूमेंट्स पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे क्याम काजल चनू ही लिखना है, आईडीपी नहीं लिखना है। ये ठीक नहीं है। इनकी वजह से हम लोगों को काम करने पे, जैसे कि अगर हमें कोई काम मिलता है तो लगता है कि ये इट्स नॉट लाइक अकॉर्डिंग टू आवर हार्ड वर्क्स। It's like we are getting help, like we are getting a part of NGO. हमें ये नहीं चाहिए. And you do not need that. No, I don't need that. I don't want. I went to Delhi last time. I did a job there, and they kept even if it as a joke, they told me you're getting job because you are getting help from the NGO. No, I did that interview by my own will. ये आईडीपी सुन के ना ऐसे लगता है कि हम लोग यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। यहीं पर फंस के रहेंगे हम लोग। कितनी सारी बातें, कितनी लेयर्स में काजल बता रही हैं कि उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो ये बोला जा रहा है, ये जो एक खैरात के तौर पर दिया जा रहा है, ये उनको नहीं चाहिए। वो बोल रही हैं कि मैं तो बिना इसके भी अपनी तरफ से, अपने टैलेंट के दम पे, अपने हार्डवर्क के दम पे चीज़ें अचीव कर सकती हूँ। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ ट्रैप हो गए, और जो कि रियलिटी है। 3 साल छोटा वक्त नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आपको अपने घरों को छोड़ करके बाहर आना पड़ रहा हो इस तरीके के। ये किस तरह का रिलीफ है जिसकी बात की जा रही है? ये इन कमरों के अंदर रहना, ये 7 फीट के ये प्लास्टिक के अंदर रहना, ये कौन डिज़र्व करता है? किस देश का नागरिक ये डिज़र्व करता है? ये कौन सी डिग्निटी है जो हमको दी जा रही है? अगर ये सारे सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं नज़र आ रहे हैं, ये सारे सवाल यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, सरकारों को नहीं नज़र आ रहे हैं, तो फिर क्या नज़र आएगा? मुझे तो नहीं पता।
इस वक्त हम जो मणिपुर की क्राइसिस में एक बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है ड्रग का, पॉपी का। ऐसा कहा जा रहा है कि जो हिल एरिया है वहाँ पर पॉपी का कल्टीवेशन हुआ है, पॉपी का प्लांटेशन हुआ है और जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी डेवलप हुई है, जो कि मिलिशियाज़ को भी यहाँ पर पैसा दे रही है और ख़ास तौर से इस जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट को 3 साल से जो चल रही है उसे भी ज़िंदा रखे हुए है। ये 2018 में जब एन बीरेन सिंह ने एक बार पॉपी पर वॉर ऑन ड्रग्स करना शुरू किया और उसके बाद से फिर जो हिल रीजन था वहाँ पर हज़ारों एकड़ के जो अफीम के खेत थे उनको जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया, वॉर ऑन ड्रग शुरू हुई। और उसके बाद से जो कुकी समुदाय था उसने कहा कि वॉर ऑन ड्रग्स दरअसल उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में हमें साफ समझ में आता है जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉपी है वो ऊंचाइयों पर, हिल्स पर मौजूद है। हम यहाँ पर आकर के यही कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि इसका सच क्या है और अगर ऐसा है तो इसे क्यों नहीं रोका जा पा रहा है। अगर आप HIV केसेस पे नज़र मारेंगे तो 32 लाख की आबादी है इस राज्य की, मणिपुर की, लेकिन देश का 8% जो HIV केसेस हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सारा कुछ हमें जो भी नज़र आ रहा है इसके पीछे पॉपी है या नहीं है। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी रिस्की है क्योंकि यहाँ पर हर जो भी कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्ड भी हैं, तो उसमें बहुत रिस्की है कि हम बिल्कुल क्लोज जा पाएँ। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ तक हम जा पाएंगे, जितना एक्सेस हमें मिलेगा हम उसी की कोशिश में। और अभी फ़िलहाल हम ऐसी एक जगह जा रहे हैं जहाँ से हमको क्योंकि ये इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल है, तो पॉपी दिख पाए ग्राउंड पे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या मिलता है हमें। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बादल नहीं होते तो यहाँ से हमें पॉपी दिख जाता। साफ दिखता है। यहाँ से जो दिखाई देता है वो पूरे जगह का आधा एरिया हमें दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, जो देखता है उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है पीछे की तरफ जहाँ पॉपी कल्टीवेशन है। हाँ। We have officially complained to the SP of our district, Kapopi district. उन्होंने भी एक्शन लिया था। स्टेट फोर्सेस 30-50 पर्सनल लेके गया था। उनका सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेस 150 पर्सनल ऐसे लगा के 2004 को इवन द विलेज यूथ उनको गाइड करके जगह तक, फील्ड तक गया था। तो उस पे फार्मर्स वेपन्स के साथ गांव का यूथ और स्टेट फोर्सेस को फिर अटैक हुआ। मतलब आप लोग को पता है इसके बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर तो हमारी फोर्सेस यहाँ पर इतनी सारी हैं, उनको भी पता ही होगा, पुलिस को भी पता ही होगा। तो क्यों, जैसे आपको जब पता है कि हाँ इस एरिया में है, यहाँ पर है, तो वो ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? स्पेशली ये वेपन हैंडल बैकिंग है उनका। अगर पब्लिक होता, हम पब्लिक वो पब्लिक होता तो आराम से जाके बातचीत हो पाता। उनका जो बैकिंग है वो आर्म्स है उनके पास। आर्म मिलिटेंट होगा, कोई बैकिंग है उनका। तो वी कैन जस्ट गो रैंडमली जाके बात करना, ये बहुत मुश्किल रहता है। अगर हम अभी ऐसे जाना चाहें फील्ड्स तक तो इट्स हाउ रिस्की इज दिस? कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकता। टाइम व्हेन वी वेंट देयर, जब गया था तो उनका एटीट्यूड जो दिखा रहा था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो एक खुद का आदमी, खुद का कुकी एडिशनल एसपी था और जो स्टेट फोर्सेस थे वो सारे कुकी पर स्टेट फोर्सेस का गया था। तब भी वो कुछ डर नहीं था उनका जो एटीट्यूड जो है, कुछ डर नहीं था। जैसे सब जो भी आया अटैक कर रहा था। अच्छा, क्या इसकी वजह से अभी मणिपुर के अंदर जो पॉपी प्लांटेशन हुआ है, इसने क्या यहाँ के यूथ को इफेक्ट किया है? यहाँ का यूथ क्या नशे में ज़्यादा अभी
चला गया है बिकॉज ऑफ दिस ऑल? या इफेक्ट है ऑल ओवर मणिपुर के, जनरल मणिपुर के बारे में बात करेगा तो इफेक्ट है नहीं, नशे से भी और उनका जो उनका अर्निंग जो है उससे भी बहुत रिलेटेड है। और जो लोग इस खेती को कर रहे हैं, क्या उनको कोई डर नहीं है? मतलब जो भी पॉपी जो भी फार्मर बो रहा है उसको क्या किसी तरीके का डर नहीं कि वो इलीगल काम कर रहा है और वो फंस सकता है इसमें? जैसे पहले बोला था, बैकिंग कोई ना कोई बैकिंग है उनका, नहीं होता तो जैसे मैं हो गया, मैं जाके पॉपी प्लांटेशन करना ये बहुत मुश्किल होता है। ये जो एरिया ये कौन सा है? ये हिल्स को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका? इसको कॉब्रू रेंज ही बोलते हैं जनरली। कॉब्रू रेंज? कॉब्रू एक माइताई डाइटी है और कॉब्रू जो है वो इस एरिया में वही कॉब्रू पीक ही फेमस है। अच्छा। वहाँ जाके वर्शिप करते थे पहले, यहाँ मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट के पहले। माइताइस, स्पेशली द हिंदूज। अच्छा। इस वक्त हम एक ड्रग एडिक्शन सेंटर में मौजूद हैं मणिपुर के, और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं यहाँ पर जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसमें कैसे आए, मणिपुर में ड्रग का क्या इस समय इशू है और अभी वो क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, और उनको क्या लगता है कि इससे वो किस तरह से बाहर आ सकते हैं। When you first introduced with drugs? I used it around 2015-16 when I was about 19-20. You were 19-20? Yeah. Who introduced you to drugs? Peer pressure from my friends. That's how I got hooked to the drugs. Like what do they used to say? How they asked you to take it? They say, try this. It will be very fun like that. So I was young at that time. So I didn't know any better. That's how I got to the drugs. What kind of drugs you have used? Heroin. Only heroin? Yeah, only heroin. Have you ever used brown sugar or any other drugs? Brown sugar, I have used it, but it's very rare in Manipur. So when I went outside the state, I use it. How difficult it is to get it in Manipur? It's very easy. That's the problem. Very easy? Yeah. How easy? Like if I want to get drugs, like what I have to do? You just have to go to that place and there will be some, peddler. You just give the money and they will automatically give. How much it costs? It costs around 500. 500? Yeah. For one time? Yeah, for one time, for one container. Okay. Around this size. Okay. How much you have used in a day? Like how much you have spent on drugs in a day? I spend around 1,500 on daily basis. On daily basis? Yeah. So 1,500 is a big amount. So how do you manage that? Actually, I do business. Plus, when I don't have the money, I depend on my family. That's how I use. So depending on a family, if you'll ask your family, then I think that they will not give you for using drugs. Then what do you say to your parents or family while asking for the money? I lie about going on a date like that. I have books to buy like that. How many young people are engaged in this around you? How many of your friends were involved in this? Almost 80% of my friends. 80% of your friends were involved in drug? Yeah. All were using heroin? Yeah. Those who didn't use, they avoid me. So I only, Have you ever used injection? Yeah. I'm injecting drug user, IDU. I inject myself. We have heard about Golden Triangle on the east.
west में we have this golden crescent, but you have talked about a golden circle. It's something very interesting. What is this golden circle? Like, in that time, as for the information we get from the, hills, because of hills, especially from the users community, and some, I should say, village chiefs who are known to us, and some parents of the religious community from hills. Except the Tamelong side, poppies were, cultivated in those days. So it became a circle. Like Manipur, it has been surrounded by hills. No? So all the hills are, undergoing poppy cultivation. It's like a bowl structure. Yeah, and only the Tamelong side, the western side, is not cultivating. Otherwise, it's all. It's like a circle, so that's a golden circle you were talking about. पूरे मणिपुर में जब हमने घूमा तो हमें यहाँ पर एक चुप्पी नजर आती है। यहाँ पर मैं दो तरह की चुप्पी की बात करता हूँ। ये चुप्पी शांति नहीं है। चुप्पी की वजह है कि एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज में नहीं है, पार्लियामेंट में किसी तरह का कोई शोर मणिपुर को लेकर के नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ जब हम लोगों से मिलते हैं तो जो चुप्पी नजर आती है वो उपेक्षा की चुप्पी है। यहाँ जो चुप्पी नजर आती है वो चुप्पी है कि जैसे कोई इंसान चिल्लाते चिल्लाते थक गया हो और अब उसकी उम्मीद टूट चुकी है और वो चुपचाप शांत हो गया है। ये चुप्पी हमें ये बताती है कि कैसे हमारा एक राज्य जो बेहद खूबसूरत है, यहाँ बेहद खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी हिंसा का शिकार है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों 3 साल से मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया है? क्यों जिम्मेदार लोग अपनी जवाबदेही नहीं दे रहे हैं? ये सवाल लगातार उठता रह रहा है। हमने ग्राउंड जीरो से आकर के आपको मणिपुर का दर्द, उसकी तकलीफ और उसके आंसू दिखाने की कोशिश की। हमने पूरी ईमानदारी से आपको हर पक्ष दिखाने की कोशिश की। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप अब समझ पाए कि मणिपुर आखिर इतने लंबे वक्त से क्यों जल रहा है? कैमरे के पीछे हैं एजाज खान, मैं मुकुल सिंह चौहान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी कोशिश कैसी लगी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपना देश का एक शान है। हम लोग मिल के रहना चाहिए, मिल के जाना चाहिए। ज़िंदगी मिल के चलने से दुख तकलीफ को भी हम आराम से सॉल्व कर सके। बच्चे अपना अपना रास्ता, अपना अपना घर मांगना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान का धरती तो भरता नहीं, इंसान तो भरते जाता है।